वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं इंतज़ार हुसैन मथरुमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं ओवरऑल जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है उसको डिस्कस करूंगा, उसको ओवरव्यू करूंगा। इसमें सारी की सारी एजेस जो हैं उसके मेजर इवेंट्स, मेजर राइटर्स इसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें सोशल बैकग्राउंड भी होगा, उसके मेजर राइटर्स के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात होगी, उसके जो मेजर वर्क्स होंगे उनके ऊपर भी थोड़ी बहुत बात होगी। तो इस तरह आपको जो पूरी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है एंग्लो सैक्सन से लेकर ऑनवर्ड मॉडर्न तक, तो उस पूरी की आपको हाउ नो जो है वो आज की वीडियो देखने के बाद हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी हिस्ट्री की बैकग्राउंड, पूरी हिस्ट्री का बेसिक नॉलेज आपको आ जाए तो आप आज की वीडियो जो है वो लाजमी देखिएगा और पूरी देखिएगा। तो टाइम की ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि हम स्टार्ट करते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड से। द एंग्लो सैक्सन पीरियड द अर्लीस्ट टाइम टू 1066। इन जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है वो अर्लीस्ट टाइम पीरियड से लेकर कब तक है, 1066 तक है। और एंग्लो सैक्सन पीरियड का दूसरा नाम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी है, यानी इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं और एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। इसके अगर हम सोशल बैकग्राउंड की बात करें, द मेकिंग ऑफ इंग्लैंड, द इन्वेजन ऑफ रोमन एम्पायर इन द 14th AD, द अटैक्स ऑफ विकिंग्स एट्सट्रा, यानी इस टाइम पीरियड के दौरान जो इंग्लैंड है बेसिकली उसकी बुनियाद रखी गई, उसका बनना स्टार्ट हुआ। मुख्तलिफ जो ट्राइब्स थे उन्होंने क्या किया, इस टाइम पीरियड में हमले किए, इन्वेजन किए, अटैक्स किए। और अगर इस दौर के लिटरेचर की बात की जाए तो बियोवुल्फ जो पोएम है वो इस टाइम पीरियड की सबसे ज़्यादा पॉपुलर पोएम है और इस बियोवुल्फ को अर्लीस्ट सर्वाइविंग पोएम भी कहा जाता है। ये ऐसी पोएम है जिसने सबसे पहले का सर्वाइव किया हुआ है। और बियोवुल्फ के ऊपर मेरी एक बाकायदा इसके इंट्रोडक्शन के लिए भी एक जो वीडियो है वो मौजूद है। अगर आप बियोवुल्फ पोएम को अंडरस्टैंड करना चाहें तो वो भी चैनल पे आप सुन सकते हैं। बियोवुल्फ द अर्लीस्ट लिटरेचर, द नेशनल एपिक ऑफ एंग्लो सैक्सन, यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड की ये बाकायदा नेशनल एपिक पोएम समझी जाती है, कंसिडर होती है। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर्स द यूज़ ऑफ एलिट्रेशन, यानी इसकी पोएम के अंदर जो एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर है। तो एपिक की अगर हम बात करें कि एपिक क्या होती है, एपिक अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन एलिवेटेड स्टाइल प्रेजेंटिंग characters of high position in a series of adventures which form an organic whole, यानी एपिक एक ऐसी पोएम होती है, एक तो वो लंबी होती है, लॉन्ग होती है, दूसरा वो नैरेटिव स्टाइल में होती है, उसमें कोई नरेशन होती है, कोई स्टोरी डिपिक्ट की जा रही होती है, बताई जा रही होती है। और इसका जो स्टाइल होता है वो ग्रैंड स्टाइल होता है, जिसके अंदर जो इस स्टोरी के अंदर जो करैक्टर्स होते हैं वो आमतौर पर हाई पोजीशन होल्डर होते हैं, यानी वो प्रिंस हो सकते हैं, वो सोल्जर्स, वॉरियर्स या वो किंग्स के आगे प्रिंसेस वगैरह हो सकते हैं, यानी हाई क्लास नॉर्मली तौर पे होते हैं। और इसके अंदर कोई मुख्तलिफ एडवेंचर्स जो हैं उनकी बात की जाती है। जैसे अगर हम एपिक की बात करें तो हमारे माइंड में डेफिनेटली मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट वो भी आती है। उसके बाद अर्लीस्ट एपिक अगर हम बात करें तो वो होमर्स इलियड एंड ओडेसी है, यानी जो बियोवुल्फ है वो अर्लीस्ट एपिक नहीं है बल्कि वो अर्लीस्ट सर्वाइविंग पोएम है, लेकिन अर्लीस्ट एपिक जो है वो होमर्स की है, इलियड एंड ओडेसी। उसके बाद नेक्स्ट बात एलिट्रेशन की अगर इसमें हुई थी तो इसमें एलिट्रेशन को भी एक्सप्लेन किया गया है। एलिट्रेशन क्या है, इन एन अल्टरनेटिव वर्स सर्टन accented words in a line begin with the same consonant sound, यानी इसके अंदर कुछ जो वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं जो कि सेम होती हैं। तो ये एलिट्रेशन जो है ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड से ही स्टार्ट हो गई थी और आगे ऑन वर्ड ये मॉडर्न दौर तक भी एलिट्रेशन जो है वो यूज़ हो रही है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद नेक्स्ट हमारे पास है द मिडिवल पीरियड।
मिडीवल पीरियड में 1066 से ये स्टार्ट हो गया है, 1066 से 15th सेंचुरी तक है। इसका सोशल बैकग्राउंड क्या है? नॉर्मन कंक्वेस्ट अंडर विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, द बैटल ऑफ हेस्टिंग इन 1066, द मार्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। यानी इसमें क्या हुआ था, इसमें जो नॉर्मन कंक्वेस्ट है वो टुक प्लेस हुई और उस किसके अंडर थी? विलियम के अंडर। विलियम कौन था? नॉर्मंडी का ड्यूक था, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी था। और इस बैटल को कहते हैं हेस्टिंग, यानी हेस्टिंग के मुकाम पे, या हेस्टिंग बैटल। उसके बाद लिटरेचर की अगर बात की जाए तो इसमें लैंगलैंड, इंग्लिश बैलड, रोमांस, चैसर, यानी लैंगलैंड और चैसर जो हैं वो इस दौर के बहुत पॉपुलर कंसीडर है। चैसर को फादर ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। इवन के बहुत सी चीज़ें जो हैं वो चैसर के साथ रिलेट हैं। लैंगलैंड का जो पॉपुलर वर्क है वो है पियर्स प्लोमैन एंड एलेगरी। एलेगरी क्या होती है? आ फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड मेटाफर इन विच ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स एंड एक्शंस इन आर नैरेटिव आर इक्वेटेड विद द मीनिंग दैट लाई आउटसाइड द नैरेटिव इटसेल्फ। तो ये शॉर्ट सी एलेगरी की जो है वो डेफिनेशन है। बैलेड की अगर हम बात करें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश फोक लिटरेचर आ स्टोरी टोल्ड इन सॉन्ग। यानी सॉन्ग के अंदर जो स्टोरी टोल्ड की जाती है, बताई जाती है, नरेट की जाती है, उसको कहते हैं कि वो बैलेड है। रोमांस, द मोस्ट प्रिवेलिंग काइंड ऑफ लिटरेचर इन फ्यूडल इंग्लैंड, आ लॉन्ग कंपोजिशन, समटाइम्स इन वर्स, समटाइम्स इन प्रोज। यानी ये एक लॉन्ग कंपोजिशन है, दूसरा ये वर्स में भी हो सकती है और प्रोज में भी हो सकती है। डिस्क्राइबिंग द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ आ नोबल हीरो, यानी किसी नोबल हीरो के एडवेंचर्स को एक्सप्लेन करती है, डिपिक्ट करती है, बयान करती है, या उसकी ज़िंदगी को भी बयान कर सकती है। चैसर का अगर शॉर्ट इंट्रोडक्शन की बात की जाए, द फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री का फाउंडर है, द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ राइम्ड स्टैंजा ऑफ वेरियस टाइप्स इन पोइट्री, द फर्स्ट ग्रेट पोइट हु रोट इन द इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें फर्स्ट ग्रेट पोइट है, इसको फादर ऑफ पोइट्री भी कहा गया है। उसके अलावा इसने क्या किया? राइम्ड स्टैंजा इंट्रोड्यूस कराया। कैंटरबरी टेल्स, जॉफरी चैसर का बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क, आ पिक्चर ऑफ 14th सेंचुरी। यानी ये जो इसका कैंटरबरी टेल्स है, इसके अंदर इंग्लैंड का जो 14th सेंचुरी का टोटल ओवरऑल कंडीशन है, ओवरऑल बैकग्राउंड है, सिचुएशन थी, उस सारी को इसके अंदर डिपिक्ट किया गया है। कैंटरबरी टेल्स में करैक्टर्स भी जो हैं वो तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबा से लिए गए हैं। बिगिनिंग विद अ जनरल प्रोलॉग विद द इन्फ्लुएंस ऑफ बोकाशियोस डेकैमरन। तो इसके अंदर आमतौर पे कहा जाता है कैंटरबरी टेल्स जो है वो बेसिकली बोकाशियोस का डेकैमरन जो था, इससे इन्फ्लुएंस्ड होकर इसने चैसर ने ये लिखी थी। 15th या 16th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसांस के नाम से जाना जाता है। इसका सोशल बैकग्राउंड ये है कि 100 Year Wars इसमें हुई, सिविल वार्स हुई, द वीकनिंग ऑफ नोबिलिटी एंड द राइजिंग बॉर्जियसी, the new monarchy, the reformation and weakening of power of church, employer movement and commercial expansion। तो यानी इस दौर में एक तो सिविल वार, 100 Year War, उसके अलावा जो हमारे पास चर्च था उसका डिक्लाइन, उससे पावर वापस ले ली गई। उसके अलावा बहुत सी मूवमेंट्स न्यू स्टार्ट हुई, कुछ मूवमेंट्स को क्लोज़ कर दिया गया, और आम तौर पर जो है वो कमर्शियल एक्सपेंशन का दौर था, न्यू लर्निंग का दौर था, न्यू एक्सपेंशन, न्यू इनोवेशन, न्यू डिस्कवरीज़ इस दौर में बहुत हुई। लिटरेचर में जनाब रेनेसांस, ह्यूमनिज़म, थॉमस मोर, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस बेकन ये पॉपुलर राइटर थे। द रेनेसांस मार्क्स द ट्रांसलेशन फ्राम द मिडीवल टू द मॉडर्न वर्ल्ड। It means rebirth or revival of letters, revival of knowledge,
It is a historical period. Two striking features of this movement are the thirsting curiosity for the classical literature and the keen interest in the activities of humanity. तो इस पीरियड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो ह्यूमन पे था। इसमें ह्यूमनिज़म जो है वो बड़ा पॉपुलर था। तो इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन को, इंसान को कंसीडर किया जाता था, इम्पोर्टेंट समझा जाता था कि इंसान की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी वैल्यू रखती हैं। ह्यूमनिज़म क्या था? की नोट ऑफ द रेनेसांस एम्फेसिस ऑन द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेजेंट लाइफ, यानी इंसान की वैल्यू है और मौजूदा ज़िंदगी की वैल्यू है, ह्यूमनिज़म में कहा गया है। थॉमस मोर का अगर बात करें तो इसका यूटोपिया बहुत पॉपुलर वर्क है। एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन पॉपुलर वर्क में से एक है। हिज रेपुटेशन नोन एज द पोइट्स पोइट, यानी स्पेंसर को पोइट कहा जाता है, शायरों का शायर। फ्रांसिस बेकन के आपको पता है ऐसे जो हैं वो बड़े पॉपुलर हैं, मशहूर हैं। तो इसको फर्स्ट इंग्लिश एसेइस्ट भी कहा जाता है और ये अपने एसेज की वजह से मशहूर हुआ। ड्रामा, हाईएस्ट ग्लोरी ऑफ द इंग्लिश रेनेसांस विद शेक्सपियर। तो शेक्सपियर जो है उसने ड्रामा स्टार्ट किया और इंग्लिश लिटरेचर का जो ड्रामा है वो कभी भी शेक्सपियर के बगैर मुकम्मल नहीं होता। और इस टाइम पीरियड में इंग्लिश इसके शेक्सपियर के साथ क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन भी साथ थे। क्रिस्टोफर मार्लो का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्क है वो है डॉक्टर फास्टस। इस अलावा क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो यूनिवर्सिटी विट्स का भी मेंबर था, बल्कि वो सेंट्रल मेंबर था। और मार्लो को एक ये क्रेडिट भी जाता है कि उसने अपने प्लेज के अंदर सबसे पहले ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल किया। इससे पहले ब्लैंक वर्स जो है वो यूज़ नहीं हो रही थी। बेन जॉनसन का वालपोन बहुत पॉपुलर वर्क है। ये उसमें से कुछ लाइंस आगे उन्होंने लिखी है, इन लाइंस को आप देख सकते हैं। शेक्सपियर का शॉर्ट बायोडाटा ये है कि शेक्सपियर 1564 में स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन एंड डाइड 1616। हिज वर्क 38 प्लेज, 154 सॉनेट्स एंड 2 लॉन्ग पोएम्स। ये सारी ओवरऑल शेक्सपियर का शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। 38 प्लेज लिखे हैं, कुछ बुक्स में 37 कहा गया है, तो अगर 37 भी आप लिखते हैं तो वो भी गलत नहीं होता। 154 सॉनेट्स बहुत पॉपुलर सॉनेट्स हैं इसकी, और इसके बाद 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं। और अगर हम इसके 37 प्लेज की बात करें तो इसके अंदर इसने ट्रेजेडीज़ भी लिखी हैं, कॉमेडीज़ भी लिखी हैं, हिस्ट्री प्लेज भी लिखे हैं, यानी इसका जो वर्क है उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। एयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, अप्रेंटिसशिप, मेनली हिस्ट्री प्लेज, यानी ये हिस्ट्री प्लेज की अगर हम बात करें तो ये इसकी हिस्ट्री प्लेज हैं। हेनरी 6, रिचर्ड 3, द टेमिंग ऑफ द श्रीव, एयर्स ऑफ ग्रेट कॉमेडीज़ एंड मैच्योर हिस्टोरिकल प्लेज। तो ये नीचे जो ऑप्शंस आए हैं वो हिस्टोरिकल प्लेज हैं या कॉमेडीज़ हैं। अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, 12th नाइट। उसके बाद ट्रेजेडीज़ या डार्क कॉमेडीज़ की बात की गई है या ब्लैक कॉमेडीज़, तो उसमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, ये इसकी पॉपुलर 3 ट्रेजेडीज़ शुमार होती हैं, चारों की चारों। रोमांटिक ट्रेजिक कॉमेडीज़ जो हैं उनमें सैम्बलिन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट। सानेट क्या होती है? सानेट जो है वो एक 14 लाइन्स की एक पोएम होती है जिसका एक पर्टिकुलर राइम स्कीम होता है। और शेक्सपियर की पोएम्स का जो राइम स्कीम है वो है AB, CD, EF और GG। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन एंड रेस्टोरेशन, यानी 17th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। सोशल बैकग्राउंड क्या था? द क्लैश बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट, द सिविल वार बिटवीन 1642 to 1649, चार्ल्स फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटेड इन 1649, द डिक्लाइन ऑफ क्रोमवेल्स कॉमनवेल्थ एंड द कंप्रोमाइज़ विद द फ्यूडल रेमनेंट्स। तो ये इसका सोशल बैकग्राउंड है। लिटरेचर इसकी देखें तो इसमें जॉन मिल्टन, जॉन बनियन, जॉन ड्राइडन और इसके अलावा मेटाफिज़िकल पोइट्स।
मिल्टन जो है वो रेवोल्यूशनरी पोइट था, पॉलिटिकल बोथ इन लाइफ एंड हिज आर्ट, यानी इसने पॉलिटिकल बंदा था, इसने पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया था और इवन कि इसके जो वर्क्स हैं उनमें भी पॉलिटिकल टच हमें मिलता है। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, सैमसन, एगोनिस्ट, ये इसके पॉपुलर वर्क्स हैं। और मिल्टन को कॉलेज के ज़माने में, कॉलेज के टाइम में लेडी भी कहा जाता था, क्योंकि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ज़रा औरतों की तरह थी, इसलिए इसको लेडी भी कहा जाता था कॉलेज में, लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। बनियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बड़ा मशहूर पॉपुलर वर्क है। नेक्स्ट, ड्राइडन है द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड लिटरेरी फिगर ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड, यूज ऑफ हेरोइक कपलेट इन हिज राइटिंग। हेरोइक कपलेट, 2 सक्सेसिव लाइन्स ऑफ वर्स इक्वल इन लेंथ एंड विद राइम, यानी उनकी लेंथ भी इक्वल हो और राइम भी हो, तो उसको हेरोइक कपलेट का नाम दिया गया। फिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री में ब्रेक अवे फ्राम द कन्वेंशंस, सिंपल डिक्शन, कॉमन स्पीच वर्ड्स एंड CADENCES। Actual life imagery argument with poets beloved with God or with himself। जॉन डन एंड एड्रियो मार्वल, ये पॉपुलर 3 लोग हैं इसके अलावा जॉन डन जो है वो लीडिंग फिगर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री है, इसकी कंसीट पॉपुलर है। एंड्रियो मार्वल की बात करें टू हिज काय मिस्ट्रेस, इसका पॉपुलर वर्क है। द पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट एंड क्लासिसिज्म, 18th सेंचुरी। सोशल बैकग्राउंड, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट और द एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल मूवमेंट टू एनलाइटन द होल वर्ल्ड विद द लाइट ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफिकल एंड आर्टिस्टिक आइडिया टू सेलिब्रेट रीज़न, इक्वालिटी एंड साइंस। लिटरेचर जो इस टाइम पीरियड का था उसमें स्कूल ऑफ क्लासिसिज्म है, द राइज ऑफ मॉडर्न नावल है, सेंटिमेंटलिज्म है, परी रोमांटिसिज्म है, श्राइडेंस ड्रामा है। क्लासिसिज्म में ऑल फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर शुड बी मॉडल्ड आफ्टर द क्लासिकल वर्क्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, कंट्रोल्ड बाय सम फिक्स्ड लॉज एंड रूल्स। आर्टिस्टिक आइडियाज should be order, logic, restraint, emotion and accuracy। तो क्लासिज्म में ये कहा गया था कि एक स्पेसिफिकली काम के अंदर, वर्क्स के अंदर एक आर्डर हो, एक तरतीब हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हों जिनको फॉलो किया जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो ग्रीक और रोमन के राइटर्स हैं उनके जो पॉपुलर 3 वर्क्स हैं उनको एज अ मॉडल सामने रख कर वर्क्स जो हैं वो लिखे जाएँ। तो इस टाइम पीरियड के जो राइटर्स थे उनमें एडिसन, स्टील और पोप सरफहरिस्त हैं। स्टील का दी टैटलर और एडिसन का स्पेक्टेटर। पोप जो है वो बहुत पॉपुलर राइटर था इस दौर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लासिकल पोइट्री, सो परफेक्ट इन हेरोइक कपलेट दैट नो वन हैज़ बीन एबल टू अप्रोच हिम। अलेक्जेंडर पोप का बहुत नाम था इस टाइम पीरियड में, इसकी पोइट्री जो है वो बहुत पॉपुलर थी। रेप ऑफ द लॉक इसका एक बहुत मशहूर वर्क है। मॉडर्न नावल, द मिड सेंचुरी predominated by a new realistic novel, Defoe, Swift, Richardson, Fielding, Smollett and Sterne are representatives description of adventures। Defoe and Robinson Crusoe, Richard, Pamela, Sterne, यानी ये 7 राइटर्स और उनके वर्क्स जो हैं वो आपको शो हो रहे हैं। सेंटिमेंटलिज्म पे फोकस था, ये बात पहले हो चुकी है। परी रोमांटिसिज्म, the later half of the 18th century, a strong protest against the bondage of classicism, a recognition of the claims of passion and emotion। William Blake and Robert Burns are representatives। तो परी रोमांटिसिज्म जो है वो लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी है, जिसके अंदर क्लासिसिज्म के अगेंस्ट काम किया गया था। विलियम ब्लेक, इसका सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस बहुत पॉपुलर वर्क है।
विलियम ब्लेक को मिस्टिक पोइट भी कहा जाता है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इसके पॉपुलर वर्क्स हैं। और रॉबर्ट बर्न्स जो है वो रिमेंबर्ड मेनली फॉर हिज सॉन्ग्स रिटन इन द स्कॉटिश डायलेक्ट। श्राइडन का द राइवल्स द स्कूल फॉर स्कैंडल। उसके बाद रोमांटिक पीरियड है। रोमांटिक पीरियड जो है बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा फोकस पोइट्री के ऊपर था। इसका सोशल बैकग्राउंड, टू इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशंस, द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 to 1794 एंड द इंग्लिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी इस सेंचुरी के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर ये दो रेवोल्यूशन जो हैं वो बहुत पॉपुलर थी। लिटरेचर में रोमांटिक पीरियड इज़ एन एज ऑफ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शेले एंड कीट्स आर द मेजर रोमांटिक पोइट्स, प्रोज राइटर्स एंड नॉवेलिस्ट। तो इसके अंदर जो लिटरेचर था रोमांटिक पीरियड का, उसके ये जो पोइट हैं इनकी दो जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन या यंगर जनरेशन। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज इनमें से फर्स्ट जनरेशन से थे। बायरन, शेले, कीट्स ये सेकंड जनरेशन थी या यंग जनरेशन थी, और ये तीनों तकरीबन यंग एज में ही इनकी डेथ हो गई थी। रोमांटिसिज्म क्या था? इट डिज़ाइंस द लिटरेरी एंड फिलोसॉफिकल थ्योरी which tends to see the individuals as the very center of all life and all experience. It also places the individual at the center of art, making literature most valuable as an expression of his or her unique feeling and particular attitude. Nature is not only the major source of poetic imagery, but also provides the dominant subject matter. Romantics also tend to be nationalistic. Lake poets, the poets Wordsworth, Coleridge and Southey lived in the Lake District. That's why they are called Lake poets. वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री की डेफिनेशन की थी जो कि बहुत पॉपुलर है। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड पोइट्री ओरिजिनेट्स फ्राम इमोशन रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये बहुत ही पॉपुलर पोएम कंसिडर की जाती है पोइट्री की डेफिनेशन। लिरिकल बैलेड्स इनका एक पॉपुलर वर्क था जिसमें इन दोनों ने मिल के कंट्रीब्यूट किया था, वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने। उसके बाद बायरन, शेले, कीट्स इनके ये वर्क्स उनके सामने जो हैं वो बोल्ड में लिखे गए हैं, ये बहुत पॉपुलर थे। बायरन का डन जुआन, चाइल्ड हेरल्ड्स पिलग्रिमेज। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। प्रोज राइटर्स में इसमें हैज़लिट और ली हंट थे, थॉमस डी क्वेंसी एंड हिज कन्फेशंस ऑफ द इंग्लिश ओपियम ईटर, चार्ल्स लैम्ब एंड हिज एसेज ऑफ इलिया। जेन ऑस्टन भी इसी टाइम पीरियड में था। उसके बाद वाल्टर स्कॉट था। तो ये इस टाइम पीरियड के प्रोज राइटर थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्रिटिकल रियलिस्टिक पीरियड यानी 19th सेंचुरी। सोशल बैकग्राउंड, द स्ट्रगल बिटवीन वर्कलेस एंड कैपिटलिस्ट, द चैरिटिस्ट मूवमेंट, द विक्टोरियन मोरालिटी। लिटरेचर में फिक्शन इज़ द हाईएस्ट अचीवमेंट विद डिकन्स एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद क्रिटिकल रियलिज़म, तो ये क्रिटिकल रियलिज़म की डेफिनेशन है जिसको आप गौर से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये सामने आपके टेक्स्ट जो है वो आपको शो हो रही होगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये चार्ल्स डिकन का जो पॉपुलर वर्क्स हैं वो आपके सामने शो हो रहे हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था। इसमें ऑलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड और आ टेल ऑफ टू सिटीज़। थैकरे का आ वैनिटी फेयर पॉपुलर वर्क था। ब्रांटे, चार्लट ब्रांटे एंड हर जेन आयर। चार्लट ब्रांटे का वर्क था जेन आयर, बेसिक राइट्स एंड इक्वालिटी के ऊपर है। उसके बाद इमली ब्रांटे है और उसका एक ही वर्क था जो कि है वदरिंग हाइट्स, बहुत इससे फेम मिली इसको। पैशनेट लव। जॉर्ज इलियट का जो पॉपुलर वर्क था वो था मिल ऑन दी फ्लास। और इस दौर के पोइम्स जो हैं वो टेनिसन और ब्राउनिंग हैं।
टेनिसन को रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज भी कहा जाता है। इन मेमोरियम द आइडल्स ऑफ किंग। और ब्राउनिंग जो है इसका ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो बहुत पॉपुलर है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, ये आप इसकी डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इन अ ड्रामेटिक मोमेंट्स और क्राइसिस द कैरेक्टर्स आर मेड टू टॉक अबाउट द लाइव्स एंड अबाउट देयर माइंड्स एंड हार्ट्स। इन लिसनिंग टू दोज वंस साइडेड टॉक्स रीडर्स कैन form their own opinions and judgments about the speaker's personality and about what has really happened. Literary trends जो थे at the end of the 19th century, naturalism, न्यू रोमांटिसिज्म, एस्थेटिसिज्म, थॉमस हार्डी भी इसी टाइम पीरियड में आ जाता है। उसके बाद इसमें नेचुरलिज्म जो है वो टॉप पे था, न्यू रोमांटिसिज्म। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये रियलिस्टिक नावल का टाइम पीरियड भी था। ड्रामा इन 20th सेंचुरी, तो अगर हम ड्रामा को देखें 20वीं सेंचुरी में तो उसमें जो सबसे टॉप पे नाम आता है वो है बर्नार्ड शॉ, बेस्ट नोन इंग्लिश ड्रामाटिस्ट सिंस शेक्सपियर। यानी शेक्सपियर से ऑनवर्ड जो है वो बर्नार्ड शॉ सबसे अच्छा ड्रामाटिस्ट कंसीडर किया जाता है। उससे अगर हम माइनर की बात करें तो उसमें जॉन गाल्सवर्दी भी है। नेक्स्ट हम थिएटर ऑफ अब्सर्ड को छोड़ दें, नेक्स्ट चलें। मॉडर्न पीरियड, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। सोशल बैकग्राउंड, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, द पोस्ट वार इकोनॉमिक डिसलोकेशन एंड स्पिरिचुअल डिसइल्यूजन, the rise of all kinds of philosophical ideas, Karl Marx, scientific socialism, Darwin's theory of evolution। तो इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद लिटरेचर की अगर हम देखें कि इसमें मॉडर्न पीरियड में कौन सा लिटरेचर था, तो मॉडर्निज्म राइजेज आउट ऑफ स्केप्टिसिज्म एंड डिसइल्यूजन ऑफ कैपिटलिज्म, टेक्स द इर्रेशनल फिलॉसफी एंड द theory of psychoanalysis एज इट्स थ्योरेटिकल बेस। तो आज का जो हमारी वीडियो थी वो इतनी थी। तो उम्मीद है आपको ओवरव्यू जो है वो हिस्ट्री का मिल गया होगा अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।